स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। ये 18 स्वदेश की खास मुहिम ताकि हम आपको जोड़ सकें शेयर बाजार से, इक्विटी बाजार से, क्योंकि बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल होता है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठता भी रहता है। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए 18 स्वदेश ये खास मुहिम लेकर आया है, शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है और इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हम आपको देते हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की राह में आपको आगे बढ़ा सके और साथ ही हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदारी जो है वो मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले के साथ और हमारे साथ स्नेहा सेठ और अविनाश गोरक्षकर हमारे मेहमान बने हुए हैं। इंदौर से राजेश साहब शायद मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी, हेलो। नमस्कार। जी मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार इस शो में। आपने अपना सवाल हमें दिया है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी मेरे मैम सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, आपको थैंक यू, आपने कॉल हमारा आपके शो में इनवाइट करा, उसके लिए थैंक यू सो मच जी। और अभी मैम मैंने सुजलोन एनर्जी की मेरे पास 50,000 शेयर है जो कि 4 रुपए की खरीदी का है और एक टाटा टेली का शेयर है जो कि मेरा 7 रुपए की खरीदी है, 20,000 शेयर। तो मैं इसको लॉन्ग टाइम 2 साल दे सकता हूँ, तो क्या बेचना सही रहेगा या फिर होल्ड कर सकता हूँ? चलिए, सुजलॉन टाटा टेली पर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे साथ स्नेहा से जुड़ी हुई हैं और स्नेहा झटपट दोनों ही पर इनको बता दीजिए क्या करना चाहिए और मुनाफा बांध कर निकल जाए, कहीं और खरीदारी करें। ये ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों भी काउंटर्स जो उन्होंने बाय किए हैं, पहला काउंटर जो टाटा टेली बाय करे आपने अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वो, तो आई वुड से करके कि आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो आई वुड से करके के लिए अभी के लिए जिस तरह के प्रॉफिट्स है प्रॉफिट बुक कर ले तो बेटर रहेगा। दैट वुड बी सजेशन। और उसके अलावा जो सुजलॉन आपका काउंटर है वहां पर मेरा ज्यादा कोई व्यू नहीं है। मुझे लग रहा है करके कि बेटर रहेगा करके कि आप एग्जिट ही कर लें। बट ओवरऑल इसमें ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर्स में मुझे ऐसा कुछ ज्यादा इनकरेजिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये राय आपके स्टॉक पर जो है फिलहाल, चूंकि आप अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं तो बेहतर यही होगा कि आप ये मुनाफा बांध लें। चलिए अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। नारायण साहू जी हमारे साथ हैं कोलकाता से। नारायण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। नमस्कार सर। सर मेरा दो सवाल था। मेरा पास डीसीबी बैंक है 148 की भाव पे। कितने 148? 148। ठीक है। 315 शेयर है। ठीक है। और आईओबी है 76.91 में 200 शेयर है। ठीक है, ये आईओबी का भाव हम थोड़ा अपडेट करेंगे। ये 69 रुपए पे इन्होंने लिया हुआ है और 76.91 है। चलिए 77 रुपए के भाव पे सर। और एक सवाल था मेरा। इको बैंक है, इको बैंक है जी, 62 रुपीज भाव में मेरे पास 1100 शेयर है। ठीक है। तो यूको बैंक 62 रुपए पे, मतलब सारे आपके जो स्टॉक हैं वो आपने ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी लगभग की हुई है। चलिए इस पर एक राय देने की नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है। हाँ, मेरा 6 से 1 साल का है लॉन्ग टाइम का। ठीक है, ठीक है। अविनाश सर, डीसीबी बैंक 148 के भाव पे, यूको बैंक 62 रुपए के भाव पे और आईओबी 77 रुपए के भाव पे, ये 3 स्टॉक इनके हैं। तीनों स्टॉक जो है इन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू का जो सेगमेंट है, हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अगर यूको बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक क्यूआईबी किया था। उसके बाद मेरे ख्याल से बैलेंस शीट और भी अच्छी रहेगी क्योंकि टायर 1 कैपिटल एनहांस हो जाता है। अगर हम आईओबी की भी बात करें तो देखिए आईओबी ने भी एसेट क्वालिटी पे बहुत अच्छा फोकस किया है। ये बैंक एक जमाने में 25-26% की एसेट क्वालिटी एंजॉय करती थी, जो अभी काफी सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए इनको 6 से 12 महीने नहीं, बट कम से कम साल 1.5 साल या टिपिकली 2 साल का व्यू लेना है, क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी सारे पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स काफी ज्यादा भाग चुके हैं और अभी इन लेवल से अगर नेक्स्ट रेटिंग आएगा
तो वो ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आने के बाद जो बजट आएगा उसमें जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेलवे, डिफेंस, तो ये जो फंडिंग आएगी ये बैंकों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। प्लस अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है वहां पे इन कंपनीज को बैंक्स को काफी फायदा मिलना चाहिए। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, कम से कम 1.5 साल का नजरिया अगर ये रखते हैं तो मेरे ख्याल से इनको कोई डरने की बात नहीं है। ये सारे अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है। टाइम फ्रेम थोड़ा आपको लंबा देना यहाँ पे जरूरी रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करना शायद डिफिकल्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पर आईओबी पर ये सलाह आपको दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सतीश कुमार दुबे साहब पटना से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए सर, धन्यवाद अपना सवाल हमें आपने भेजा। और बजाज इलेक्ट्रिक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, बजाज बताइए। इलेक्ट्रिक पे सवाल करना चाह रहे हैं कि उसका क्या होल्ड करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, क्या करें? सर किस भाव पे लिया है? 1002 पे। 1002 पे लिया है। और भी कोई स्टॉक है क्या? जी मैम, कौन सा? NMDC। कितने में लिया है? वो 62 के भाव से लिया था मैम। अच्छा, और चलिए, एक में आपका मुनाफा हो रहा है, एक में घाटा हो रहा है, दोनों में आपका नजरिया क्या था सर? नजरिया शॉर्ट टर्म का था मैम। शॉर्ट टर्म का नजरिया है। स्नेहा आपके पास आऊंगी मैं। NMDC में तो इन्हें मुनाफा हो रहा है, मेरे ख्याल से 62 के भाव पर इन्होंने लिया है। बजाज इलेक्ट्रिक 1002 पे लिया है, दोनों में ही शॉर्ट टर्म। और क्या करना चाहिए अभी? ओके, अगर आप बजाज इलेक्ट्रिकल देखें तो स्टॉक काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था और एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी। तो 900 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है इसका। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें या वीकली चार्ट देखें तो ओवरऑल एक मल्टी ईयर सपोर्ट है इस लेवल के आसपास। तो मेरे ख्याल से जब तक 900 के ऊपर चल रहा है आई थिंक इसे होल्ड करना चाहिए। तो आई वुड से करके कि एक 910 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर स्ट्रेंथ दिखा के आपको एटलीस्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा 990 के आसपास, बट उसको अगर सरपास करता है और स्ट्रेंथ दिखाता है टुवर्ड्स 1020 1030 तो पॉसिबिलिटी है इसमें फिर से चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा डिसेंट हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी करके कि फिर बाद में एक मोमेंटम बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स वॉच आउट करें। स्टॉप लॉस एक 910 का लगा के रखें। दूसरा काउंटर जो NMDC है उसमें अगर आप देखें तो स्टॉक रिसेंटली थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ है, बट अगेन इट इज ट्रेडिंग नियर 89 EMA जो कि एक सपोर्ट जोन है। तो मेरा मानना है करके कि अगर आपने इसमें भी लॉन्ग किया है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 190 के आसपास लगा के इसे होल्ड करें। अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। एक पॉसिबिलिटी है करके कि अगर वो 10 से स्लाइड होता है तो 160 के जोन भी आ सकते हैं। तो अभी के लिए 190 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। एनी मूव बियॉन्ड 224 विल बी इंटरेस्टिंग, और वो लेवल्स के ऊपर अगर जाता है तो फिर से हम न्यू रिकॉर्ड हाईज भी देख पाएंगे इस काउंटर में। तो ये लेवल्स वॉच आउट करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस अभी के लिए 190 के आसपास लगाकर होल्ड करें। तो एक खास रणनीति के तहत आपको अपने स्टॉक में आगे जो है वो बढ़ना होगा, और ये सलाह आती हुई स्नेहा जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे। शुभम है लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। शुभम गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने 29 रुपए के भाव पे 1000 शेयर बाई किया था एस बैंक का, जो सर करंटली में अभी कल के दिन 20 रुपए 70 पैसे का लो लगाया था। तो सर इसमें मुझे अभी क्या करना चाहिए? और मेरा नजरिया जो है वो 2 मंथ का है। ठीक है, शॉर्ट टर्म नजरिया है। शुभम, हम यही कहेंगे कि आमतौर पर जब आप बैंकिंग स्टॉक्स को चूज करते हो तो जरा उनके पूरे प्रदर्शन को एक बार रिव्यू जरूर कर लें। यस बैंक पे हमने कई बार बेहतर तरीके से रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स ने रखी है, आज भी हम व्यू लेते हैं। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म नजरिया है यस बैंक पे, 1000 शेयर इन्होंने 29 रुपए पे लिए हुए हैं, लेकिन बाजार के दबाव के बाद आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। लेकिन यस बैंक में हमने ये भी देखा है कि यस बैंक कुछ खास प्राइस के जो लेवल्स हैं वहां पर अटक सा जाता है, वहां से उसको निकलने में बड़ा समय लगता है, और हमने उसकी यात्रा देखी हुई है। हाल फिलहाल की तेजी शायद आकर्षित कर रही है आम निवेशकों को। अगर आप देखें तो ओवरऑल उन्होंने जो बाय किया है वो जब
एक मोमेंटम में था, थोड़ा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिला था, वहां पे उन्होंने बाइंग किए। तो नॉर्मली इस टाइप के काउंटर्स जहाँ पे थोड़ा सा हमें रैली दिखता है तो ट्रेडर्स काफी अट्रैक्ट होके फिर वापस से चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आई वुड से करके कि इस स्टॉक्स में थोड़ा सा लाइट ही रहेंगे तो बेटर रहेगा। अवॉइड करें, अगर आपको थोड़ा मोमेंटम भी दिखता है तो उसमें आपको बाइंग नहीं करना। समवन हु इज होल्डिंग बहुत नीचे के लेवल्स पर या काफी टाइम से स्टक अप है तो उनकी बात अलग है, बट फ्रेश ट्रेड ऐसे बाउंस में नहीं लेना चाहिए। अभी के लिए अगर आप किसी ने अगर होल्ड किया है तो मेरा मानना है एक 19 के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें और वेट करें। अपसाइड में जब भी काउंटर एटलीस्ट 25 के ऊपर जाता है तब इसमें फिर से एक रिबाउंड आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो ये रेंज जो मैं आपको बता रही हूँ ऑन दी हायर साइड 25 और नीचे में 19 18 ये एक सपोर्ट रहेगा। तो ये एक रेंज है अभी के लिए। अगर इस रेंज के बाहर निकलता है उस हिसाब से आपको इसको रिव्यू करना चाहिए। तो फिलहाल जो रेंज बताई गई है स्नेहा की तरफ से उस पर आपको निगाह रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल सुधीर कुमार पटेल का मैं लूँगी। बजाज फाइनेंस इन्होंने 6799 के भाव पर जो है लिया हुआ है। मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है अविनाश, इसीलिए मैं और जानकारी इनके खरीद की ड्यूरेशन को लेकर नहीं जानती हूँ, लेकिन 6799 के भाव पर बजाज फाइनेंस कितना और समय दे सकते हैं इसको? देखिए, मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस में इन्होंने अगर पोजीशन ली है तो मैं समझता हूँ कि अगले 12-18 महीने का व्यू लेके काम करिए। एनबीएफसीज में देखिए बजाज फाइनेंस एक वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज है, इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमको ये भी बात भूलना नहीं चाहिए कि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है। जियो फाइनेंस आने के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन और कंपटीशन बढ़ने वाला है। हालांकि ये काफी वेल कैपिटलाइज्ड है, तो नजरिया अगर ये 12-15 महीने का रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 7,300 7,400 का एक प्राइस टारगेट मान के चल के ये यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। बट डेफिनेटली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड या कोई बड़ा ट्रिगर है जिससे कि इमीडिएटली कोई रीरेटिंग होगी। बट इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे जरूर लिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे और 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे पोजीशंस मेरे ख्याल से अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इनको देने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल आपके स्टॉक पे यहाँ पर बने रहने की सलाह, और यहाँ पर भी आपको बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ सवाल ज़रा यूट्यूब से भी ले लेते हैं। और एक दर्शक हैं वरुण ठाकुर, और इनका सवाल एनबीसीसी पे है। इन्होंने जो बाइंग स्टॉक की है वो 143 के भाव पे की है, फिलहाल के भाव से काफ़ी ऊपर। 616 स्टॉक इनके पास हैं। आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। मैं अविनाश सर आपके पास ही आना चाहूंगा। 143 की बाइंग है एनबीसीसी, वरुण को जरा सलाह दीजिए। मेरे ख्याल से देखिए एनबीसीसी की सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, अगले 1.5-2 साल की विजिबिलिटी है, कंपनी ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। हो सके तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपरी लेवल की है। बट मैं समझता हूँ कि ईपीसी कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में जो एनबीसीसी काम कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को मिलते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। मेरे ख्याल से अगर ये साल 1.5 साल यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, पैनिक में बेचना दे, क्योंकि ये स्टॉक डेफिनेटली आगे रीरेट होगा, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। थोड़ा सा जो नज़रिया है वो लंबी अवधि का आपको वरुण रखना होगा। संकेत जो हैं स्टॉक से वो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आगे बेहतर रिटर्न आपको स्टॉक में नजर आएंगे। यहाँ सेठ मेरे साथ आज बनी हुई हैं और अगले दर्शक का सवाल राजेश प्रसाद पूछना चाहते हैं बीईएमएल पर। और स्नेहा, इन्होंने जो अपनी बाइंग प्राइस दी है बीईएमएल पर वो है 3052 की, घाटे में चल रहे हैं, बताइए। सी ओवरऑल ये काउंटर देखें तो रिसेंटली थोड़ा सा करेक्ट जरूर हुआ है, बट एक सपोर्ट जरूर है इसका अराउंड 2650 के आसपास, जो कि काउंटर ने उसके लाइक कल के दिन उधर का ही उसके आसपास ही लो बनाया था और उधर से ही रिकवर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक चांस देना चाहिए, और जो आज का लो है उसी का एक स्टिक स्टॉप लॉस, दैट इज अराउंड आप 2650 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें और इसे होल्ड करें। अगर ये रिकवर करके एटलीस्ट 3075 3100 के ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो जाएगा, और क्योंकि 89 ईएमए का सपोर्ट भी है तो मुझे लगता है कि चांसेस है करके कि एक थोड़ी सी रिकवरी आए, तो उसमें आप निकलने की कोशिश करें। और स्पेशली अगर अपसाइड में आप देखेंगे करके कि 3250 निकल जाता है तो इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है।
सकती है, तो आई वुड से इसे होल्ड करें, एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 2650 के आसपास मेंटेन करके। बिल्कुल। तो ये नज़रिया आपके अहम स्टॉक्स पे। चलिए एक बार कुछ और सवाल यूट्यूब से एक बार फिर से लेते हैं जो हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं। हमारे एक दर्शक है संदीप और इनका सवाल है कि एनएचपीसी और आरवीएनएल में आखिर क्या किया जाए, बहुत लॉस हो रहा है। जी आप कल की गिरावट में बहुत सारे कंसर्न इन सारे स्टॉक्स को लेकर नजर आए, खासतौर पे सरकारी कंपनियों को लेकर, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अच्छी उछाल जो है वो नजर आ रही है एनएचपीसी में, आरवीएनएल, आईआरएफसी। ये तीन स्टॉक्स पर अविनाश जी जरा नजरिया दीजिए। एनएचपीसी, आरवीएनएल, आईआरएफसी में अब क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एनएचपीसी की अगर हम बात करें या आईआरएफसी की, तो मुझे लग रहा है कि दोनों काफी वेल पोजिशनड है। आईआरएफसी में मुझे लग रहा है कि ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं, नया बजट प्रेजेंट होता है, तो रेलवेज को लेके काफी बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट ने फोकस रेलवे का इसलिए भी किया है क्योंकि नॉट ओनली रेलवे प्लेटफॉर्म्स बट जो रेलवे का रोलिंग स्टॉक है, प्लस जो नई गाड़ियां हैं, वहां पे काफी बड़ा कैपेक्स वो अनाउंस करने वाली है। और जैसे सभी को पता है कि 40% जो कैपेक्स रेलवे का होता है वो आरएफसी फंड करता है। तो ये डेफिनेटली आईआरएफसी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अगर आउटले बढ़ता है तो आईआरएफसी को भी डेफिनेटली इसमें रेवेन्यू शेयर ज्यादा मिलेगा। प्लस ये कंपनी के पास अच्छे टैक्स बेनिफिट्स है, जिससे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेट लेवल पे भी काफी अच्छी आती है। तो आईआरएफसी काफी ऊपरी लेवल से गिरा है, मेरे ख्याल से 125 130 में भी अगर कोई खरीदता है तो मैं समझता हूँ अगले साल सवा साल में अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलेगी। और प्रशांत जी, दूसरा स्टॉक कौन सा था? आरवीएनएल सर, आरवीएनएल। ठीक है, आरवीएनएल मुझे लग रहा है कि ऑर्डर बुक की पोजीशन देखें तो बहुत तेजी से इनका ऑर्डर बुक बढ़ रहा है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही यही कहूंगा कि रेलवेज का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए यहाँ पे अगर 1.5-2 साल का नजरिया कोई रखता है तो ही इसमें अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि निचले लेवल से ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। ये भी एक रेलवे कनेक्टेड स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी है तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम दे दीजिए। नई इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा निचले लेवल पे आता है तो खरीदने के मौके बनेंगे। बट यस, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली लुक एनकरेजिंग, क्योंकि ऑर्डर बुक कम से कम 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी को दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का मैं सवाल लेना चाहूँगी। सानू खान, शायद फ़ोन लाइन पर नहीं है वो हमारे साथ, लेकिन इनका सवाल पराग पर है और जो इनकी बाइंग प्राइस है स्नेहा 257 की है। अगर आप काउंटर देखें तो आज काफी अच्छा रिकवरी दिखाया है, एक अच्छा करेक्शन दिखा था, उसके बाद अगर आप देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही काउंटर आके वहां से रिकवर कर रहा है। तो मेरा मानना है करके कि अभी के लिए किसी के अगर लॉन्ग्स है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको 184 185 के आसपास लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में जो लेवल टू वॉच आउट, पहला लेवल रहेगा अराउंड 225। ये लेवल अगर सरपास होते हैं तो इसमें थोड़ा और स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो अभी के लिए मेरा मानना है कि होल्ड करें, एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 185 का मेंटेन करके। पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का बहुत ध्यान रखना है और अहम सलाह आती हुई स्नेहा जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं सुप्रिया, ठाणे महाराष्ट्र से। सुप्रिया नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? सर मेरा एक शेयर होल्डिंग है लैटिस इंडस्ट्रीज के। कौन सा? जो कि मैंने बाय, तो लैटिस LATTEYS इंडस्ट्री। लैक्टी? या LATT ठीक है। EYS। तो मैंने इसके 51 शेयर्स होल्ड किए हैं अभी तक। एवरेज प्राइस है इसका 40 रुपीज। अच्छा, कब आपने खरीदा था? तो ये लगभग अक्टूबर 23rd से। ठीक है, तो आपका नजरिया, अभी तो काफी गिर गया है स्टॉक ये आपके भाव से। बट मेरा जो होल्डिंग है ये मैं लॉन्ग टर्म के पर्पस से होल्ड करना चाहती हूँ। लैटीज इंडस्ट्रीज है फिलहाल। अगर मैं सही हूँ सुप्रिया जी तो ये 16.25 रुपए के आसपास है अभी। हाँ तो ठीक है, ठीक है। लैटीज इंडस्ट्रीज LATTEYS, जी हाँ, ये स्टॉक है।
ऊपरी स्तरों पर खरीदारी इन्होंने लगभग 40 रुपए के आसपास रखी हुई है। चलिए अविनाश जी, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हो तो ज़रा नज़रिया दीजिए। फिलहाल ये 16 रुपए के आसपास स्टॉक है। देखिए मेरे ख्याल से ये काफी लिक्विड काउंटर है, और जितना भी मैं इस कंपनी के बारे में जानता हूँ, ये इंजीनियरिंग कंपनी है, सबमर्सिबल पंप्स बनाती है, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी, करीबन 91 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो देखिए ऐसे जो माइक्रो कैप्स होते हैं वहां पे न्यूज फ्लो इतना रेगुलरली आता नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर इन्होंने करंट प्राइस पे लिया है और इनका अगर रिस्क एपिटाइट है तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टेड रह सकती है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट काफी अच्छा है। बट स्केलेबिलिटी बिजनेस के लिए मेरे ख्याल से काफी बड़ी मात्रा में लगेगी, क्योंकि काफी बड़े प्लेयर्स भी ये स्पेस में है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगर इनके पास कोई दूसरा विकल्प है तो इसमें जरूर निवेश करें, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनीज में मार्केट में हमने देखा है कि जब बिकवाली का प्रेशर आता है तो बहुत तेजी से प्रेशर आता है, और अभी तो हमने देखा है कि इस माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, एसएमई कंपनीज में बहुत भारी भरकम बिकवाली आ रही है। तो एटलीस्ट कम से कम अगले 3 से 6 महीने के लिए कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बड़ी रीजनेबली बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में अगर ये पैसा डाले तो यहाँ पे अच्छा खासा इनको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। माइक्रो कैप में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर मार्केट में अभी काफी ज्यादा है। ये कि कौन सा विकल्प हो सकता है इसके मुकाबले? देखिए दूसरा विकल्प मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में, जैसे हमने हमारा पसंदीदा स्टॉक आपके चैनल पे ऑलवेज कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट 77 रुपीज में चल रहा है। उसके बाद अगर ये चाहे तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसके बाद अगर ये चाहे तो सीमेंट में इंडिया सीमेंट्स नाम की कंपनी है। ये काफी अच्छे विकल्प है। मुझे लगता है कि ये सेक्टर भी अच्छी तरह से चलेंगे, और क्लियरली आपको अगर सस्ता स्टॉक चाहिए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इंडिया सीमेंट्स है, जो मुझे लगता है कि वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भारी भरकम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 12-15 महीने में देगा। ये जो कंपनी इन्होंने खरीदी है, मेरे ख्याल से इस पे कोई रिसर्च नोट नहीं है, इसमें कोई कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री नहीं है, एनालिस्ट कॉल नहीं है। तो ऐसी कंपनी में जब आप निवेश करते हो तो रिस्क काफी बड़ा होता है। अहम सलाह अविनाश जी की तरफ से आपको मिलती हुई विकल्प भी आपको सुझाव दिए गए कि वहां से निकलकर कहां पर आप बनी रह सकती हैं। फिलहाल अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया करेंगे हमारी इस मुहिम में जुड़ने के लिए, और फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी कविता थपलियाल को दीजिए इजाजत।